दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे आज हर कोई जानता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 दशक पहले इसे कोई जानता तक नहीं था। और कुछ बुद्धिजीवी का ये भी कहना है कि ये पार्टी अगले आने वाले 30 साल तक इसे कोई नहीं हरा सकता। तो कैसे इस पार्टी ने अपनी जमीन तैयार की और पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की। दोस्तों, वैसे तो इस पार्टी की नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी के बाद ही रख दी थी, लेकिन देखा जाए तो इस पार्टी की शुरुआत 1980 में हुई। और आज इस वीडियो में हम 1980 के बाद के कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। अप्रैल 1980 में हुए जनरल इलेक्शन में जनता पार्टी की खराब परफॉर्मेंस की समीक्षा मीटिंग में ये तय किया गया कि सदस्य आरएसएस को छोड़ दे या फिर जनता पार्टी को। देखा जाए तो यही मीटिंग थी जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। वैसे तो पुराने जनसंघ में रहे अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने आरएसएस का दामन छोड़ने का फैसला किया और फिर अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। अब नई पार्टी का विस्तार भी बड़ी जोर शोर से किया जा रहा था और इस पार्टी ने अपना जमीन ढूंढना शुरू कर दिया। फिर जल्द ही वो समय भी आ गया जब पार्टी को पता चला कि पार्टी कितनी पानी में है। बात है 1984 की, जब देश में जनरल इलेक्शन हो रहे थे और उस समय इस पार्टी ने महज 2 सीटें जीती थी। मगर इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी और इस पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी दोनों ही अपने सीटें हार चुके थे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी गांधी के विचारधारे पर चल रहे थे और वहीं पार्टी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर। इन सब में हुए कंफ्यूजन के कारण पार्टी बहुत बुरा परफॉर्म करती है। इतनी बड़ी हार की एक और बड़ी कारण थी 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर, जिससे जनता में कांग्रेस के प्रति सिंपैथी का माहौल था। 1984 के इलेक्शन में हुए बुरे परफॉर्मेंस के बाद अध्यक्ष पद को लालकृष्ण आडवाणी को सौंप दिया गया और पार्टी पूरी तरह से हिंदुत्व के विचारों को लेकर चलने लगी। यही वजह रही कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाए जा रहे राम मंदिर आंदोलन का पूरा सहयोग दिया। इसके साथ बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लिया और ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जो डूबते हुए बीजेपी को तिनके का सहारा साबित हुआ। और 1980 में जनरल इलेक्शन में बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और 86 सीटें जीती। लोकसभा में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी इंडियन पॉलिटिक्स के केंद्र में स्थापित हो गई और यह तब से आज तक बनी हुई है। दोस्तों, फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को जोड़ दिया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। बीजेपी इस यात्रा के जरिए पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस मंदिर से जोड़ दिया और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूरे देश के लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस यात्रा को रोकने के लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रिवेंशन डिटेंशन में डालने की ऑर्डर दे दिए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और लोगों ने अयोध्या जाना जारी रखा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने हजारों कार सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इन सभी से बात न बनने पर मुलायम सिंह यादव ने मिलिट्री को बुलाने का फैसला लिया। फिर ऐसी घटना घटी जिसे शायद भारत के लोग कभी भुला ही नहीं पाएंगे। मुलायम सिंह ने अयोध्या पर जमा हुई भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों कार सेवकों की मौत हो गई। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा था, जिसमें हजारों कार सेवक की जान चली गई। अयोध्या में चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। सरयू का पानी खून से लाल हो चुका था, जिससे पूरे अयोध्या में दंगे हो रहे थे। इस घटना को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और अगले असेंबली चुनाव में बीजेपी जीत गई और कल्याण सिंह को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर को एक ऐसी घटना हुई जिससे बीजेपी वाली यूपी सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और 6 दिसंबर की यात्रा में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया और इस यात्रा को करने वाली विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया गया। साथ ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को इसके जिम्मेदार बताया गया। इस कारण लालकृष्ण आडवाणी और साथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर यह आरोप था कि उन लोगों ने भीड़ को उकसाया और उग्र भाषण दिए। इस घटना की जांच में 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 67 लोगों को इसका दोषी माना गया। लेकिन 30 सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इन सभी को दोषी न मानते हुए बरी कर दिया गया और इसी दौर में एक ऐसी ही बड़ी यात्रा हुई। 11 दिसंबर 1991 में मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक थी। कहीं ना कहीं इन यात्राओं से एक ऐसी समीकरण तैयार हो रही थी जो कि आने वाले सालों में कुछ बड़े बड़े बदलाव लाने वाले थे और इस यात्रा ने एक ऐसा ही नेतृत्व को जन्म दिया जिसे आज हम नरेंद्र मोदी के रूप में देख रहे हैं। इन दोनों यात्राओं में नरेंद्र मोदी का अहम योगदान था, लेकिन अभी भी वो दिन नहीं आया था
जहां बीजेपी को पूरा देश का साथ मिल सके। और इस समय तक कांग्रेस पार्टी भी अपने पुराने दौर जैसी नहीं रही थी। कांग्रेस में भी नेताओं को लेकर वो स्वीकारता नहीं रही थी जो कभी नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुआ करती थी। अब क्षेत्रीय पार्टी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। इस बीच अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी 3 बार सत्ता में आई, जिसमें एक बार सबसे कम 13 दिन तक सत्ता पर रही, जबकि एक बार उसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल जी के 2000 से 2004 तक के कार्यकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिससे लग रहा था कि अब बीजेपी दोबारा से सत्ता पर वापसी करेगी। लेकिन कांग्रेस ने भी बाजी पलट दी और कांग्रेस 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014 तक लगातार 2 टर्म बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पुराने दौर फिर से लौट आया हो। लेकिन कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है, और 2014 में कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले 2 दशक के उन यात्राओं में एक ऐसा नेता तैयार हो चुका था जो राजनीतिक दुनिया में भूचाल लाने वाला था। दोस्तों, यूपीए के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस के खिलाफ बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का आक्रोश था। देश की जनता परिवर्तन चाहती थी, जो उन्हें गुजरात के सीएम और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी में दिख रहा था। ये नरेंद्र मोदी की स्वीकारता ही थी कि 2014 और 2019 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। जनता अपने लिए संसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुन रहे थे। लेकिन इतना ही नहीं, देश में हो रहे लगभग सभी स्टेट इलेक्शन में भी बड़ा वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा था, वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पर। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी को 303 सीट दिलाने में उस समय के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ रहा था, जो आज मोदी कैबिनेट के गृह मंत्री और बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिशियन जानकार अमित शाह को आज की राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। आज उन्हीं के ग्राउंड में किए गए काम ही जिससे बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दोस्तों, एक समय में एक छत्र राज कांग्रेस आज सिमटती जा रही है, लेकिन हाल में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। अब आने वाले 2024 के लोकसभा में ही पता चलेगा कि इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा है और किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस में फिर से जान फूंक पाएंगे या मोदी और शाह की जोड़ी इतिहास बनाएगी? कमेंट में हमें जरूर लिखें।